अभी कोरोना डिजीज जिस प्रकार से आई देश के अंदर, वो पूरी दुनिया में थी और ये सौभाग्य हम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और हमारे संगठन मंत्री बी.एल. संतोष जी ने सबसे पहले पूरे देश के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया कि अगर हम लोग घरों में बैठ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो लोगों का मनोबल टूटेगा। दुनिया में हाहाकार मच रहा था, लेकिन भारत कोरोना में सबसे ज्यादा सुखी नजर आ रहा। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां परेशान थी। कई तो लोग मोदी कह रहे थे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भारत में भी आंकड़े छुपाए जा सकते हैं क्या? भारत में तो बहुत चंद कमी है उनकी। राहुल गांधी जैसे लोग चाइना की बात कर सकते हैं, चाइना से आकर तो आंकड़े छुपाए जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन का समय पर आगाज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को और 1 अप्रैल को सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया कि भूखे को भोजन मिलना चाहिए, बीमार को दवाई मिलनी चाहिए, किचन चलने चाहिए। इस कड़ी के अंदर दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में 102 स्कूलों के अंदर 1 लाख लोगों को प्रतिदिन पका हुआ भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ होती रही, जिसका समय पर सब कार्यकर्ता निरीक्षण कर रहे थे। 15,485 मोदी किट जिसमें सभी सामान था, वो भी थी कि अगर जगमोहन जी ने बताया हमारे पास उन परिवारों का डाटा है, वो परिवार कहाँ का रहने वाला है, क्या वो कार्य करता है, परिवार में कितने सदस्य हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो गलत तरीके से माल इकट्ठा करना चाहते थे। कांग्रेस की मानसिकता के होंगे, लोगों को माल इकट्ठा करने की आदत उनके नेताओं को रही है, सोनिया जी को रही है। राजीव फाउंडेशन जैसी संस्था बनाकर पूरे देश का पैसा मंत्रालय को उनके फाउंडेशन में जमा होता रहता था। उस प्रवृत्ति के लोग भी थे। उनके टीचर ने देखकर उनको भी बताया कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये कार्यकर्ता हर विधानसभा में एक कार्यकर्ता प्रमुख बनाकर, और जब टेलीफोन लोगों के आते थे, जब उनको दवाई मुहैया करानी हो, चाहे किसी को दूध के छोटे बच्चे के लिए नगद पैसा मुहैया कराना हो, इस प्रकार के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता जो दक्षिणी दिल्ली में लगे रहे। 21 किचन साक्षात यहाँ पर सिद्धार्थन जी, विदुरी जी और बब्बर जी, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। 21 किचन हमारे कार्यकर्ताओं ने कॉन्टिन्यूअस कोटमपुरी से लेकर कैलाशपुर से लेकर संगम विहार से लेकर संगम विहार मार्ग पे, चाहे नीरज गुप्ता जी के माध्यम से प्रयास, चाहे वो अनिल बर्वी जी के माध्यम से मंगल बाजार में चल रहा था, दुर्गा कॉलोनी में हमारा निगम पार्षद सुरेश खंडेलवाल, स्वतंत्र चौधरी, तो वहीं दक्षिणपुरी के अंदर 9 नंबर 13 नंबर गली के अंदर भाई संतोष गुप्ता विवेक कलौसिया की टीम के माध्यम से चल रहा था। वहीं छतरपुर में अगर रणवीर के माध्यम से चल रहा था तो विजय पंडित जी और पवन राठी जी, सरपाल जी, कुलदीप जी, उनके माध्यम से पालो में चल रहा था। तो वहीं कापासेड़ा में भाई हमारे सत्यवान जी जो लगे हुए थे, उनके साथ टीमें लगे थी और महेश जो लगे हुए थे, खड़े थी। इस प्रकार से जो कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने किया, अपनी चिंता किए हुए उन 2 महीनों में लोग बड़े भयभीत थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं को लेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और सेवा भारती के रूप में काम करने वाले हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ता जो विचार परिवार के इस काम में जुटे हुए थे, उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये ई बुक लॉन्च जो हुई है, इस ई बुक के अंदर जैसे जगमोहन जी ने कहा था 30% चित्र भी नहीं है, लेकिन अलग से सभी चित्रों की हमने साउथ दिल्ली लोकसभा की अलग से एक और भी ऐसी ई बुक तैयार करे। मैंने भी सिद्धार्थन जी को बुक्स दिखाई है, उन्होंने कहा है कि इसको भी बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए और इस प्रकार की वो हार्ड कॉपी के रूप में भी हमने 10,000 प्रतियां जो मैं लेकर आया यहाँ पर हमने बनवाई है। ये जो कार्य किया है, जो प्रवासी लोग बड़े भयभीत थे, लोग यहाँ पर भूखे नहीं थे, लोग यहाँ पर उनको कुछ आवश्यकता नहीं थी, उनके मन में भय था। तो इस बीमारी में अगर कहीं अंतिम समय में कोई गड़बड़ हो जाए तो परिवार के बीच में रहूं। और जो दुष्प्रचार केजरीवाल ने डीटीसी की बसें चलाकर किया कि बॉर्डर पर बसें लगा दी गई है, आनंद विहार बॉर्डर पर सब लोग इकट्ठे हो जाए और दिल्ली को मारने का काम किया था केजरीवाल ने, जो राजनीति जी जैसे कह रहे थे, इस केजरीवाल का अंतिम समय को अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, जैसे वो राजनीति केवल लोगों की भावनाओं से खेलकर करते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट कैसे प्राप्त हो जाए, दिल्ली की जनता कैसे मर रही है, उसकी चिंता नहीं की। अंत में एक डीटीसी के अधिकारी को बेचारे को कोर्ट का बाधक बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया।
डीटीसी के किसी जॉइंट सेक्रेटरी की क्या हैसियत थी कि बगैर सरकार की इजाजत है डीटीसी की बगैर आपको करोड़ों में से भगाकर और आप इंडिया पर चोरी की हिम्मत जुटा देते। लेकिन कोर्ट का हाजर इसकी भी मैं जोड़ी से कहूंगा, आप मानते हैं सीबीआई जांच की कि वो बसें सड़कों पर चली थी उस दौरान जो लोगों को कॉलोनियों में से बाहर निकाल कर ले जा रही थी, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे कोई नेता भी है तो नेता को भेज जाना चाहिए जो गरीब लोगों को मिसगाइड करके उनको कहते थे कि आप लोग बिहार चले जाइए। ये जो कुकर्म केजरीवाल ने किया है इसको ईश्वर माफ करने वाला नहीं है, दिल्ली की जनता तो माफ करने वाले है ही नहीं। इसीलिए जो ये ई बुक के माध्यम से हमारा को प्रचार प्रसार करना कोई हमारा इसमें ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है कि जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों का, सुंदर सिंह भंडारी जी, ठाकरे जी, अटल जी, अडवाणी जी, इन लोगों के त्याग के कारण से वृक्ष और आज वट के रूप में तैयार है कि भारत के 700 करोड़ लोगों की उम्मीद है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो दायित्व दीनदयाल जी ने सपना देखा था, अंत्योदय का, उसको पूरा करने का ये त्यागी तपस्वी भारतीय जनता पार्टी के जय तुल्य कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, उसका ये परिणाम मिला। तो आने वाले टाइम में ई-बुक बनेगी तो रिकॉर्ड रहेगा, तो हमारे कार्यकर्ता 20 साल 30 साल बाद भी देखें कि देश में कभी ऐसी आपदा आई थी दुनिया के साथ में, तो आपदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण भावना से कैसे काम करते थे, उन नकली लोगों की तरह नहीं है, वो भाजपा नहीं है, पद ले लिया, पद लेने के बाद उस पद के कारण से रोजी रोटी चलानी है, पर उनकी मात्र बहुत थोड़ी संख्या है। लेकिन अन्य संगठनों में अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा सभी संगठनों में गंदे लोग हैं, लेकिन अन्य संगठनों में उन अच्छे लोगों की संख्या मात्र उतनी है जितनी भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कुछ लोगों की संख्या है। तो वह 90% लोग केवल अपने पेट भरने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में 90% से ज्यादा कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करने का काम करते हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील की जाएगी, वो मैदान में उतरकर उसको साक्षात रूप से करने का काम करेंगे। ये विश्वास था हमारे नेतृत्व को और उसी कर्मठता के साथ में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने जैसे काम किया, तो दक्षिणी दिल्ली के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के उन लोगों की सेवा करने का काम किया कि लोगों में भय का वातावरण ना बन जाए। मैं नहीं भूल सकता इस बात को कि दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि जुलाई में तो 5 लाख हो जाएंगे, मैदान छोड़कर भागे, और हमारे पार्टी के गृह मंत्री डायबिटिक होने के बावजूद भी जमीन पर मैदान पर उतरे मोदी जी ने कहा आप अपने हाथ में बात देख लो, ये केजरीवाल को भगा देगा दिल्ली के लोगों को। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के अंदर गृह मंत्री स्वयं जाकर खड़े हो गए अपने राज्य मंत्रियों को लेकर, एमपीओ को ले जाकर, और 20,000 बेडों की व्यवस्था की कि चाहे वो राधा स्वामी ना हो, चाहे दिल्ली कैंट के अंदर हो, चाहे नरेगा के अंदर हो, चाहे नेगन के अंदर रेलवे की जो बस की उनके अंदर, ऐसे 20,000। 8 अप्रैल को हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी केजरीवाल की सभी सांसदों के साथ। हमने मांग की थी कि दिल्ली के 4 स्टेडियम हैं, इन स्टेडियम में 3-3, 4-4 बेडों की आप व्यवस्था करा दें, वरना अमेरिका जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। वो केजरीवाल ने तो नहीं की, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने हमारे कार्यकर्ताओं के, दिल्ली की जनताओं की भावनाओं को समझते हुए अपनी जान पर खेल कर और दिल्ली में मैदान में उतरकर जगह इंस्पेक्शन करके वो 20,000 बेडों की व्यवस्था की। वरना लोग अपने परिजनों को अस्पताल ले जा रहे थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, उनको कोरोना नहीं था, वो हार्ट का पेशेंट था, उसको फर्स्ट एड नहीं मिली। ऐसे लगभग 500-700 दिल्ली में जो लोग अपने परिवारों से बिछड़ने को मजबूर हो गए, मौत के मुंह में चले गए, उन परिवारों का पाप केजरीवाल को लगेगा। अगर तू व्यवस्था करता तो हार्ट पेशेंट को दाखिला अस्पताल में मिल गया होगा और वो बेचारा ठीक हो गया होगा, वो बगैर इलाज के बगैर दवाई के बेहोश कोरोना के कारण मारा गया। कोरोना नहीं था उसका, मौत के बाद में चेक हुआ तो कोरोना नेगेटिव मिला, लेकिन उसको कैंसर का पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, किडनी का पेशेंट, टीबी का पेशेंट, ये इस प्रकार के हार्ट पेशेंट, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट, ऐसे लोग यहाँ पर मौत के मुंह में गए, तो उसका सीधा जिम्मेवार अगर कोई है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सत्ता संभाली थी तो कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। गरीबों को समर्पित सरकार है केवल कहने के लिए नहीं कहा, इसको प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी ने करके दिखाया। चाहे वो आवश्यकताओं के रूप में 8 करोड़ सिलेंडर देकर गरीबों के घर में ज्योति जलाना सिलेंडर के रूप में मान सम्मान देना, 35 करोड़ परिवार देश में रहते, 10 करोड़ परिवारों में 5 साल में शौचालय बनाने का काम करना, और किसानों को कहा था
आपकी भूमि की, आपकी फसल की कीमत दोगुनी करने का हम काम करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर 200 प्रकार के सुझाव थे। उन 200 सुझाव में से 187 सुझाव को मानकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में किसानों के हित के लिए बिल पास करा दिया और कांग्रेस गिराव कर रही है बिचौलियों के लिए। जब किसान का बेटा जो फसल पैदा करेगा वो अपनी फसल को कहीं भी किसी भी कीमत पर बेच सकता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर बाजरा ज्यादा होता है या कपास ज्यादा हो गई, वहां पर बाजरे की कीमत 800 रुपए, लेकिन 800 रुपए कीमत है और मिनिमम प्राइस उसकी जो एमएसपी है वो 2000 रुपए। अब मंडी वाले ले नहीं रहे, दिल्ली में बेच रहे हो, आ नहीं सकते क्योंकि राजस्थान के मंडी वाले टैक्स लेंगे, उसको बॉर्डर पे आने नहीं देगी वो सरकार। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा अब राजस्थान में बाजरा उगाने वाला गरीब किसान भी अपने बाजरे को दिल्ली की मंडी में आकर 1400 रुपए किलो बेच सकता है। मंडियों के बिचौलियों के आधार पर वो उपस्थित नहीं रह सकता है। जब कांग्रेस के लोगों को लगा ये कैसे, हम तो कभी मर जाएंगे, अगर किसान 86% काम करता है तो दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार मंडियों में समाप्त करने की बात कर रही है। अरे इस बिल में मंडियों का जिक्र नहीं है। मंडी देश के अंदर हर राज्य में जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन किसान को आजाद कर दिया कि किसान अपनी फसल मंडी में चाहे तो मंडी में बेचे और खुले में बेचना चाहे तो मंडी वाले को रोक न ले, खुले में बेचना चाहे ये अधिकार किसान को दिया है। तो प्रचार करना शुरू कर दिया, एमएसपी को खत्म कर रहे। अरे एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, एमएसपी तो हमेशा से जैसे हर साल हर फसल की रबी हो या खरीफ की फसल हो जैसे घोषणा की जाती है, घोषित की जाती है, उसी प्रकार से एमएसपी हमेशा हर फसल की घोषित की जाती रहेगी। उस एमएसपी के अनुसार मंडी के लोगों में लोग मंडी में भी अपना अनाज बेच सकते हैं, अपनी उपज को बेच सकते हैं। लेकिन एक परिवार के पास 10 एकड़ जमीन थी आज से 30 साल पहले, 4 परिवार थे, वो चार भाई थे, वो अब बढ़ गए, उनके अंदर 15 साल पहले अलग हुए, 2.5 एकड़ रह गई। अब 2.5 एकड़ जो एक परिवार तो उसके 3 बेटे हो गए। अब 3 एकड़ में 2.5 एकड़ बच गई, तो 2.5 एकड़ में एक के हिस्से में 1 एकड़ जमीन भी नहीं आई। वो क्या करेगा उस खेत के बेचारे का? न वो बैल खरीद सकता है उस खेत के चक्कर में, 1 एकड़ से कैसे पेट भरेगा, कैसे गुजारा होगा? नौजवान भागने लगे शहरों की तरफ नौकरी के लिए, किसानों को लगने लगा पैदावार कहां से होगी, ना वो ट्रैक्टर खरीद सकता। उनकी सहूलियत के लिए जो कोई ऐसा बड़ा किसान साधन संपन्न या खेती करना चाहता है, वो सभी लोगों की जिनकी 1-1, 1.5, 2-2 एकड़ जमीन है, उनसे कांटेक्ट कर ले कि तुम्हारी जमीन को हम इस आधार पर बोएंगे, जोतेंगे, इतनी फसल की उपजाऊ देंगे। और कांटेक्ट किस प्रकार का होगा? कांटेक्ट फसल में बोने से पहले, बुआई से पहले तय होगा किसान के साथ में कि अगर किसान कहेगा मेरे 1 एकड़ में 50 मन गेहूं होता है तो 50 मन गेहूं का कांटेक्ट होगा। उसके बाद बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, पाला पड़ गया, किसान का कोई लेना देना नहीं, जो कांटेक्ट करेगा उसको 50 मन गेहूं किसान को देना पड़ेगा। ये नियम बनाया देश के प्रधानमंत्री ने। तो किसानों के खिलाफ किसानों के विरोध में कांटेक्ट में करना है कर, न करना मत कर। लेकिन जो लोग ज्यादा फसल उगाकर पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग अगर ऐसी खेती करें 10 एकड़ 20 एकड़ में, उनकी इच्छा है गांव में रहने वाले ट्रैक्टर के मालिक है वो करिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में है ही। और अगर कहीं किसी कारण से किसान के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में मतभेद पैदा हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम को अधिकार है, वो कॉन्ट्रैक्टर से कहेगा, किसान से कहेगा अपने 2 आदमी लेकर आ जाइए, बैठकर फैसला कर लीजिए आपस में दोनों। अगर वो फिर भी फैसला नहीं करते तो एसडीएम बाउंड है कि 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम को निर्णय देना पड़ेगा। और निर्णय क्या देना पड़ेगा? निर्णय देना पड़ेगा अगर किसान अगर बेईमान हो रहा है तो किसान को पूरी फसल का पैसा देना पड़ेगा। और अगर व्यापारी और अगर किसान को लग रहा है कि नहीं मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किसी ने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किया है, तो किसान कुछ भी देने का अधिकारी नहीं होगा। केवल उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो बीज बोया है उसके अंदर फसल का बीज का पैसा, खाद का पैसा लौटाना होगा। और वो भी कब लौटाना होगा? जब फसल पककर तैयार हो जाएगी, फसल बिकेगी तो किसान लौटाएगा। उसका खेत से, जमीन से एग्रीमेंट में कोई लेना देना नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारे देश के संविधान में लैंड रिफॉर्मेट के अंदर है कि 11 साल तक अगर किसी जमीन को वो जोतेगा, वो यूपी में भी है, सभी राज्यों में है अमूमन, तो किसान की जमीन का मालिक बोने जोतने वाला बन जाएगा। इस कानून में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर किसी किसान की फसल को 20 साल तक भी जोतेगा बोएगा, लेकिन खेत का मालिक किसान ही रहेगा, वो उसका मालिक नहीं बन सकता है किसी भी सूरत में। तो फसल के साथ में एग्रीमेंट करने का काम
काम किया है। तो प्रधानमंत्री उन करीब 86% किसान, हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, कृषि प्रधान है, उनकी चिंता करते हुए बिल को लेकर आए, जिसमें अनेकों प्रकार के भ्रम फैलाने का काम ये विपक्षी लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब गांव में रहते हैं, हमारे आकर बसने वाले लोग हैं, तो उनके भी गांव में कहीं ना कहीं, जो हिमाचल से आए, क्या हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, पंजाब, सबकी गांव में जमीन है, उन लोगों को भी हम बताने का काम करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 में कहा था, ये प्रधानमंत्री जी की सरकार गरीबों की सरकार है, बिचौलियों दलालों की सरकार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस, सोनिया, ये तो सब बिचौलियों की दलाली से चलते रहे थे। बोफोर्स से लेकर, टू स्पेक्ट्रम से लेकर, जितने भी यहाँ पर ऐसे घोटाले हुए, वो सब बिचौलियों के कारण से। राजीव फाउंडेशन, अनेकों जगत फाउंडेशन बना रखे थे कांग्रेस खानदान के लोगों ने, की प्रकार के लोगों ने, उन खानदानों म्यूचुअल के माध्यम से पैसा जाया करता था। तो उस पैसे को रोकने के लिए बिचौलिए बीच में से हट जाए, और बिचौलियों के जो आदमी व्यापार करना चाहता है, व्यापारी को भी इसमें लाभ है। अगर कोई व्यापारी दिल्ली में रहता है और वो मंडियों से माल खरीदता है, वो व्यापारी जाकर एक गांव में जाकर 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन, 1-2 एकड़ जमीन के लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है और वो फसल पैदा कर सकता है, वो सेल कश्मीर में उगा सकता है। वो जहां जो फसल पैदा होती है, नॉर्थ ईस्ट में जाकर वो किसी भी प्रकार की काली मिर्च और लौंग और इलायची पैदा कर सकता है। वो किसान यहाँ का जो यहाँ का व्यापारी है, वो भी अब किसान बन सकता है। कॉन्टेक्ट करने के बाद अपना ट्रैक्टर लेकर 4 लोगों को रोजगार देकर फसल पैदा करे, फसल उगाकर वहां पर शेड लगाकर, पेड़ लगाकर उस किसान के जमीन में से लाकर अपनी यहाँ पर व्यापार करके बेच सकता है। तो व्यापारियों को भी खुली छूट दी गई है कि व्यापारी भी अब अगर सीधा किसान के पास जाकर फसल खरीदना चाहे, तो दिल्ली का व्यापारी भी कहीं भी जाकर सीधी फसल खरीद सकता है। अब तो व्यक्ति उस पर रोक नहीं लगा सकता कि आप बगैर मंडियों के, बगैर आड़तियों के कैसे फसल खरीद रहे हो। ये इस किसान कानून के अंदर, कृषि बिल के अंदर लाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें कहीं कह रहे हैं भारत बंद की टीवी में तस्वीर देखता हूं तो ट्रेन उसके रेल की पटरी पर 40 आदमी बैठे हुए। अरे किसान इतना कमजोर है क्या? अब देश का किसान भी समझदार हो गया है, उनको भी मालूम है देश को 65 साल तक कौन झूठ बोलकर लौटता रहा, और इस देश में कौन देश में गरीबों का मसीह के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आ गया। ये किसान भी समझ गए आप सब, इसलिए किसान ने इंडस्ट्री किए। पंजाब में जो भी कांग्रेस की सरकार है, और विधायकों को कहा गया अगली बार टिकट चाहिए तो 500 आदमी इकट्ठे करके लाओ, और वो बेचारा विधायक भाग दौड़ करके 500 आदमी इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हमारे जो सहयोगी दल भी थे वो भी इसमें बीन बजा रहे हैं, क्योंकि उनका भी इसी प्रकार का काम था। बीन एग्रो जो बनी हुई थी कंपनी, हमारी नेफेड से लेकर सारी ये जो सरकारी एजेंसियां है, जो भी फसल आती थी किसान की, वो सारी उसी की मोहर लग के आया करती थी। उनको भी लगा हमारा 5-4 हजार करोड़ साल का काम चला गया, इसलिए तो इसीलिए वो अपने बिचौलियापन को सुरक्षित करने के लिए, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं 2.25 करोड़ देशवासियों के लिए काम करने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं दलालों के लिए 5-10 हजार दलालों के लिए काम करने के लिए नहीं हूँ। वो 5-10 हजार देश के अंदर अगर दलाल इस प्रकार का काम करेंगे तो दलालों की बात में देशवासी आने वाले नहीं है। यही लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, यही लोग भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, और भूमि अधिग्रहण में जो किसान को जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री तो हमारे घर तक हाईवे जाकर और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर फैक्ट्रियां लाना चाहते हैं, हमारे यहाँ उद्यमी फैक्ट्री आएंगी तो हमारे बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गांवों से शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा। हमारा बेटा गांव के बराबर में फैक्ट्री में रोजगार प्राप्त कर सकता है। अगर 1 एकड़ रुपए जमीन है, खाने के लिए अनाज पैदा कर लेगा और बाकी खर्चे के लिए बराबर में नौकरी कर लेगा। ये भूमि अधिग्रहण में उसके लिए आया था। इतना भी बड़ा प्रपंच रचा था कांग्रेस के विपक्षी दलों ने, लेकिन लोगों ने 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देकर ये बता दिया कि भूमि अधिग्रहण भी ठीक था, नोटबंदी भी ठीक थी, और कृषि बिल भी ठीक रहेगा। ये उन्होंने कहा दिया। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो सेवा ही संगठन का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, क्योंकि वो खुद सेवा के रूप में सरकार चला रहे हैं। इसीलिए उस सरकार को चलाने के लिए हम सब लोग इससे प्रेरणा लें, केवल पद प्राप्त करके और पद के कारण अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास न करें। हमारी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस की पार्टी थी। इसलिए इस सबसे हटकर हम सेवा भावना से काम करेंगे।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.